हेलो जी। हेलो हेलो हेलो, जय श्री कृष्णा। ऑडिबल ऑडिबल। ऑडिबल क्या? ऑडिबल। चलो जी, टाइम कम है, शुरू करेंगे जल्दी, फटाफट आ जाओ यार, मेरे को पता कैसे चलेगा। रुको। अच्छा, अभी 3 नहीं बजा है। हो। आवाज आ रही है? वी आर रेडी। अस्तित्व। ओके। अस्सलाम वालेकुम। अफरान भाई। राधे राधे डिम्मी। राधे राधे भावना जी। दर्शन जैन, जय जिनेन्द्र बेटा। इंद्रजीत जी, जय हरियाणा। जय श्री कृष्णा। रेडी सर? चलो। रेडी स्टडी गो। चलो। हाँ जी। हमें इंतजार करना चाहिए 1-2 मिनट सबके लिए, या फिर चल पड़े? 3 बजे, अभी एग्जैक्ट 3 बजे। 1-2 मिनट इंतजार करते हैं, 2 मिनट इंतजार के समय हम एक छोटी सी बात करते हैं। देखो, मैंने 2 सेशंस आपके रखने हैं। एक 3 से 4 में हम लोग कॉस्ट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट देखने वाले हैं। कॉस्ट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। और 4 से 5:30 पौने 6 तक एक नया चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका मैं आपको लिंक, ये आने वाला है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। भाइयों और बहनजियों, एक सेकंड। देखो जरा व्हाट्सएप चेक कीजिए आपका। 4 PM, 1 घंटे बाद अपना ये सब होने वाला है। इसको मैं उधर ग्रुप पे भी डाल देता हूँ, ठीक है? पर ग्रुप पे मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप पे अभी डालूंगा तो बच्चे लोग सोचेंगे वो 3 वाला 4 हो गया है। लेकिन जो लोग, आप लोग ऑनलाइन हैं, उनके लिए मैंने डाल दिया है, ठीक है? ओके। तो मिला क्या? गिरीश, हर हर महादेव। जो जो बच्चे, हाँ मिल गया। जो जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनको तो मैं नोट्स वगैरह सब कुछ ये चीज़ें दे देता हूँ ऑन टाइम, जितना मेरा। बाकी फिर जो क्लास के ग्रुप पर हैं, तो ग्रुप पे जब डलता है तब आ जाता है आपके पास, बट आ ही जाता है। निमिका जी, एट 4 PM, 4 बजे आपका दूसरा वाला सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। आज अपन सिर्फ बात करने वाले हैं 2 छोटे छोटे टॉपिक, 3 से 4। चलिए, जय श्री कृष्णा। कॉस्ट ऑडिट। क्या ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? सेक्शन 148। तो अगर बात करूं कि ऑब्जेक्टिव के लिए, तो यस। और बात करूं सब्जेक्टिव के लिए, तो कह नहीं सकता। क्या ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो हाँ जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए क्या? आईसीएआई किसी सीमा वाले को, सीमा, सीएमए, सीमा, सीमा कौन होता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। किसी दूसरे प्रोफेशन के बंदे को यहां पर क्वेश्चन पूछ के उसको इतना महत्व देना पसंद करेगी आईसीएआई? मुझे नहीं लगता। लेकिन अपने लगने ना लगने से कुछ नहीं होता, इंस्टीट्यूट को पूछना होता है तो पूछ लेती है, इसलिए हम डिस्कशन तो करेंगे। लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो थोड़ा सा कम,
लेकिन महत्वपूर्ण तो है, तो इसलिए 1 घंटे के अंदर अपन इसको खत्म कर दे। 1 घंटे से 25 से 30 मिनट का डिस्कशन होगा, आपका कॉस्ट ऑडिट खत्म हो जाएगा। 10 से 12 मिनट का 15 मिनट का डिस्कशन होगा, आपका इंटरनल ऑडिट खत्म हो जाएगा। उसके बाद 10 से 15 मिनट का आपका एक ब्रेक होगा जिसमें आप खुशियां मनाएंगे, और उसके बाद फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। वो टॉपिक क्या होगा वो बात करेंगे बाद। कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। कल मैं थोड़ा अपसेट था क्योंकि कल आप लोग नहीं थे, तो मेरे को मजा नहीं आ रहा था, लेकिन अब आई एम ओके, आई एम गुड। क्लास होती है ना यार, तो एक्चुअली अब जैसे दौर से आया हूँ, तो अब यहाँ पे मेरे दोस्त, आप ही लोग मेरे दोस्त हो, तो किससे बात करूँ? तो फिर ऐसे मेरे को लगता है कि यार आज वो होती है ना अपनी चौपाल होती है, रोज शाम को बैठना और वो मस्तियाँ, तो अब यही अपनी चौपाल है, तो इसी पर बैठ के अपन मस्तियाँ करते हैं। चलो, तो शैल वी स्टार्ट? एंड एक अंगूठा मिलेगा, हम स्टार्ट कर देंगे। एक अंगूठे पे स्टार्ट हो जाएगा भैया, आपके एक इशारे पे क्लास शुरू हो जाती है, और क्या चाहिए यार, तुम बस इशारा तो करो यारो। चलिए, कॉस्ट ऑडिट क्या होता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, थोड़ी देर के लिए सुनो मत, कहानी सुनो पहले। कहानी देखो, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट होती है, कंपनी ऑडिटर करता है। कंपनी ऑडिटर कौन होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होता है। वो किस चीज की ऑडिट करता है? फाइनेंशियल डाटा की करता है। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन में लगी है तो बहुत अच्छी बात है जी, लगी है तो लगे रहने दो। ना ना, अगर वो प्रोडक्शन में लगी हुई है, और वो प्रोडक्शन में लगी हुई है, तो वही डाटा उठकर आगे फाइनेंशियल में आएगा। और फाइनेंशियल में हम लोग को इतनी अक्कल नहीं होती, ऐसा इंस्टीट्यूट को लगता है, सीमा वालों को, कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट में अक्कल नहीं होती कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ये ऑडिट या कॉस्ट रिकॉर्ड्स को ये ठीक से समझ पाए। तो क्यों ना एक प्रोफेशनल अलग से रख दिया जाए, और वो कॉस्ट के रिकॉर्ड्स का ऑडिट करके दे, और उसके बाद फिर सम अप करके फाइनेंशियल ऑडिट कौन कर देगा? अपना भाई कर देगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, यानी कि हमें ऐसा डाटा मिलेगा जो ऑडिटेड डाटा होगा। अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में लगी है, तो ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज लगी है यार, बहुत सारे लोग ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सरकार ने बोला नहीं नहीं यार, ये छोटी मोटी कंपनी की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम तो सिर्फ बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं। जो बड़ी कंपनीज 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़, तो कोई तो लिमिट सरकार ने बना दी हो कि हाँ, सरकार ने बोला कि कम से कम इतने करोड़ का टर्नओवर हो तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। अच्छा, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है तो फिर ऑडिट भी जरूरी है? नहीं, रुको, कितने करोड़ टर्नओवर पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है, तो वो पर्टिकुलर सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए। फिर उसके बाद बोला है कि अगर ऑडिट करानी है तो इनका पालन करना। ठीक है भाई साहब, यानी कि कौन कौन सी कंपनीज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट कराना कंपलसरी है, ये सरकार एक बार बता बस दे। उसके बाद कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसका रिमनरेशन कैसे तय होगा, उसकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, उसकी पावर्स ड्यूटीज क्या होंगे, क्या उसको कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का को फॉलो करना पड़ेगा क्या, और क्या उस पर कोई पनिशमेंट प्रोविजंस होंगे, यानी कि बाकी सारी चीजें सेम होंगी जैसे कि अपन ने 139 से 147 तक पढ़ा। यानी कि इंपॉर्टेंट चीज इसमें सिर्फ इतना सा समझना है कि किस 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 कंपनी के को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत है, और किस किस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनने के बाद उनका ऑडिट कराने की जरूरत है। क्लियर है बॉस? अब स्टार्ट करते हैं। लॉ क्या कहता है जी? पहले तो बताता है कॉस्ट ऑडिट क्या होता है। तो ऑडिटिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ऑडिटिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट, हाँ सही तो लिखा था, बाय कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट कौन होगा? सीमा वाला होगा, ठीक है। सीमा इन प्रैक्टिस होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं। एंड एवरी कंपनी
मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, अब साथ साथ लिख रहे हैं, एंड एवरी कंपनी shall maintain its cost records if turnover immediately preceding financial year ₹35 crores or more, either regulated or non-regulated sector. रेगुलेटेड सेक्टर्स में उन्होंने सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स बता दिए, तो 6 में से 3 तो अपने मुकेश अंबानी भाई साहब के ही हैं। जैसे पेट्रोल की बात कर लो, रिलायंस पेट्रोल, रिलायंस बिजली भी दे रहा है तो पावर, और तीसरा रिलायंस क्या बेचता है आपका, टेलीफोन, टेलीकॉम। तो आपके रेगुलेटेड सेक्टर्स की अगर अपन बात करें, रेगुलेटेड सेक्टर्स में टेलीकम्युनिकेशन आ गया, पेट्रोलियम आ गया, पावर आ गया, पावर मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, और चौथा आपका ड्रग्स आ गया, दवाइयाँ, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, आपका वाला ड्रग्स नहीं, ड्रग्स। उसके बाद फर्टिलाइजर, एंड द सिक्स्थ वन इज शुगर। और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स अदर देन रेगुलेटेड सेक्टर्स, are all non-regulated sectors। मैं सब मान के चल रहा हूँ, साथ साथ लिख रहे हैं। आज मैं बहुत सुंदर लिख रहा हूँ ना, आप यस बोलना सिर्फ, बहुत सुंदर लिख रहा हूँ ना, आज दुनिया में सबसे अच्छा लिख रहा हूँ आज मैं, आज दुनिया में सबसे अच्छा मैं ही लिख रहा हूँ। आप कॉस्ट ऑडिट कराना कब कंपलसरी है, ध्यान से सुनना। कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट ऑडिट कराना शुरू है इफ द टर्नओवर immediately preceding financial year, if the turnover immediately preceding financial year is 50 crore or more, and from individual product ₹25 crore और मोर। ये कौन से केस में है, रेगुलेटेड सेक्टर्स के केस में। $100 crore /
35 करोड़, ये किस में है? नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में। ये फोटो आप बना लो, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि लिख क्या रहे हैं अपन ये सब। स्क्रैपा, खुशी में अच्छा लिखते हैं सर। हाँ आज खुशी है, आज मैं बहुत खुश हूँ। पर क्या गजब लिख रहा हूँ यार, आप देखो तो सही। कोई लिख सकता है दुनिया में इससे अच्छा? कोई नहीं लिख सकता इतना अच्छा। देखो आप ऑरेंज कलर में देखो कितना अच्छा लिखा हूँ, रेगुलेटेड। कितना टेस्टी वर्ड्स लिखे हैं। ओके चलिए, एक ने लिखा तो सबने लिखा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अपन ने अभी एक पेज लिखा है और ये ईशा, अरे बाप रे, बेटा क्लास स्टार्ट हो गई है, क्लास में आ जाओ। चलिए, हाँ हमने स्टार्ट किया साहब कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है कि ऑडिटिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड कॉस्ट ऑडिट। और ये करता कौन है भाई? सीमा वाला करता है। सीमा, सीमा मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। एंड और कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना किसके लिए कंपलसरी है? कि कोई भी कंपनी चाहे वो रेगुलेटेड सेक्टर्स में काम कर रहा हो या नॉन रेगुलेटेड में कर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका 35 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको क्या करना है? आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। और कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए फॉर्म नंबर जो आपको बताया है, मैं कहाँ लिख दूं इसको? इसके सामने लिख देता हूं। फॉर्म नंबर है आपका CAR 1। कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको कौन से फॉर्म में मेंटेन करने हैं? CRA 1 के अंदर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। 35 करोड़, चाहे रेगुलेटेड सेक्टर हो चाहे रेगुलेटेड सेक्टर ना हो, चाहे दोनों मिलाकर हो। इसको टाइप ए टाइप बी, जब आप मॉड्यूल में देखेंगे तो टाइप ए टाइप बी भी कहा है, बट इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसके अंदर दिया भी है। तो 35 करोड़ का टर्नओवर है तो पिछले साल का आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। लेकिन ऑडिट कराना है उसका अभी नहीं कहा। सरकार ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऑडिट कराने के लिए एक चीज देखो कि अगर वो रेगुलेटेड सेक्टर्स में काम कर रहा है। रेगुलेटेड सेक्टर्स कौन से हैं साहब? रेगुलेटेड सेक्टर मतलब टेलीकम्युनिकेशन हो गया, पावर हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ये तो मोटा भाई के हो गए, अपने रिलायंस वालों के, गुजराती बाबू के। और बाकी और 3 ड्रग्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया और शुगर हो गया। ये छह अगर हैं तो इन्हें रेगुलेटेड सेक्टर बोलते हैं। और अगर ये 6 रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो सरकार ने बोला 50 करोड़ रुपए अगर आपका टर्नओवर हो जाता है पिछले साल का, और एग्रीगेट 50 करोड़, और किसी भी एक प्रोडक्ट का अगर आपका 25 करोड़ या उससे ज्यादा होता है, तो फिर आपको क्या करना है? ऑडिट कराना। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट कराना कंपलसरी है। यही बात बोली है कि अगर नॉन रेगुलेटेड है तो सरकार को लगता है कि कम रिस्की है, चलो तुम 100 करोड़ की लिमिट ले लो और 35 करोड़। तो 135 करोड़ से रेस्पेक्टिवली एज द कंडीशंस गिवन अबव फॉर रेगुलेटेड सेक्टर। एक बार ध्यान से देखो, ये इन सिंगल क्या और ग्रुप क्या, इस चीज को समझना अभी समझ नहीं आया अपन को। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारा क्या नाम है? आर्यन, आर्यन जी, आर्यन गर्ग शुगर लिमिटेड। आर्यन गर्ग शुगर लिमिटेड एक कंपनी है जो शुगर से, समझ में आता है कि शुगर से संबंधित प्रोडक्ट बनाती है। अब मान लो ये 2 प्रोडक्ट में डील करती है। एक प्रोडक्ट 1 व्हाइट शुगर होती है, ब्राउन शुगर होती है, बारीक तमाम तरह की चीजें होती हैं शुगर से बनने वाली चीजें, उसके रॉ मटेरियल से। प्रोडक्ट 1 PRODUCT, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2। तो सबसे पहला चेक क्या करना है अपन को? सबसे पहला चेक ये करना है कि ये शुगर लिमिटेड है, यानी कि ये रेगुलेटेड सेक्टर है। तो अपन को इसमें क्या देखना है? 50 और 25 करोड़ देखना है, बराबर। अब मान लो कि कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 1 कहती है कि प्रोडक्ट 1 का 20 करोड़ रुपीस का टर्नओवर था, प्रोडक्ट 2 का भी 20 करोड़ का टर्नओवर था।
मैं इसके सामने आपको क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्या इसका ऑडिट करवाना होगा या नहीं करवाना होगा? इसका 20 करोड़ ही था, इसका 26 करोड़ था। आपको जवाब देना है ऑडिट करवाना है कि नहीं करवाना है। नंबर 3, इसका 20 करोड़ था, इसका 31 करोड़ था। तो आपको जवाब देना है कि ऑडिट करवाना है कि नहीं करवाना है। आपको मैं सिर्फ 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। सिर्फ 30 सेकंड का समय। फर्स्ट वाले केस में नहीं करवाना है क्योंकि बिलो 50 करोड़ है दोनों का एग्रीगेट। सेकंड वाले केस में करवाना है क्या? यस। सेकंड वाले केस में यस यस यस। सेकंड वाले केस में यस। सेकंड वाले केस में यस। अरे ओ मेरे यस वालों, ओ मेरे यस वालों, 50 करोड़ हुआ क्या? अरे 50 करोड़ हुआ क्या? 25 करोड़ की कंडीशन तो तब देखेंगे ना जब टोटल 50 करोड़ पहुंचेगा। तो यहां पे ऑडिट करवाना है? नहीं। यहां पे ऑडिट करवाना है? नहीं। 50 करोड़ तो हो भाई, एग्रीगेट 50 करोड़ हो एंड किसी एक प्रोडक्ट का अगर उसमें भी किसी एक प्रोडक्ट का 25 करोड़ रुपए कम से कम होना चाहिए। नंबर 3 में भी ऑडिट होगा लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट 2 का होगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है एंड की कंडीशन है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि उनका जो नो था वो गलत क्यों है? अंगूठा दे देना अगर समझ आए तो। यहां पे बोला है कि 50 करोड़ और मोर एंड फ्रॉम इंडिविजुअल, एंड फ्रॉम, ये दिख रहा है कि आपको यहां पर, ये दिख रहा है यहां पर एंड फ्रॉम 50 करोड़ और मोर, ये तो है टोटल। एंड और किसी भी एक प्रोडक्ट का 25 करोड़ से ज्यादा है। अच्छा सोचो 50 करोड़ है तो किसी एक प्रोडक्ट का 25 करोड़ से ज्यादा तो होगा ही। ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। मान लो 4 प्रोडक्ट बनाते हैं और 15-15 करोड़ सबका है, तो क्या कोई प्रोडक्ट लेके जा रहा है? क्या नहीं लेकर जा रहा है। तो कम से कम 25 करोड़ तो लेकर जाए वो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या? यस, गॉट इट, ओके। अच्छा सेम सेम ये 135, अब इसके लिए एग्जांपल लेने की तो जरूरत नहीं है। 100 करोड़ और 35 करोड़, 100 करोड़ इन टोटल और 35 करोड़ इंडिविजुअल प्रोडक्ट से अगर आप इतना बना ले रहे हो, इतना टर्नओवर बना ले रहे हो, तो फिर आपको इसका, इसके कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड का कोई दिमाग नहीं लगाया। कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए क्या बोला कि भाई साहब 35 करोड़ अगर पिछले साल का आपका टर्नओवर था, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वेदर इट वाज रेगुलेटेड सेक्टर और इनरेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड सेक्टर्स। लेकिन अगर, अच्छा रेगुलेटेड ये हो गए, अब मान लो कि हाँ हाँ 35 कॉस्ट रिकॉर्ड तो बनाना है, चल अब ऑडिट करना है क्या? तो देखेंगे साहब पिछले साल का 50 करोड़ था क्या कंपनी का टर्नओवर? हाँ 50 करोड़ था। क्या किसी इंडिविजुअल का 25 करोड़ से ऊपर था क्या? तभी करो यार, नहीं तो क्या मतलब ऑडिट कराने का? 25 करोड़, हाँ है। हाँ तो फिर ऑडिट करवाओ। यानी कि दोनों शर्तें संतुष्ट होना जरूरी है। 50 करोड़ तो पहली शर्त है, फर्स्ट कंडीशन इज फॉर 50 करोड़। क्लियर है? चलो, एंड द सेम एज फॉर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, बस उसमें 50 की जगह 100 है और 25 की जगह 35 करोड़ है, 35 करोड़ है। दैट्स इट। मैं सब मान के चल रहा हूं कि इसका एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, बराबर? चलिए, अब इसके एक्सेप्शन है या कह दो एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट, दिस इज इंपॉर्टेंट। 3 एग्जम्पशंस लॉ ने दे रखी हैं, तो अपन भी 3 ही लिखेंगे, अपन दिमाग लगाएंगे नहीं क्योंकि अपन कम होशियार, उतने होशियार नहीं है। ऑपरेटिंग फ्रॉम
SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, आप साथ साथ लिख रहे हैं रेवेन्यू इन फॉरेक्स। Forex, that is export, exceeds 75% of its total revenue. Number 3, captive generating plant. कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट यानी कि इंटरनल डिपार्टमेंट यूसेज के लिए बनाया। इलेक्ट्रिक जनरेशन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। चलिए वैसा मान के चलो, आप साथ साथ लिख रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको भी याद रखना है। अगर अपन बात करें कि अगर एग्जाम में कुछ पूछा जाना है तो यहां तक पूछा जाना है, इसके बाद तो बस अपन खत्म करेंगे। जैसे ही आप बोल दे ओके, आपको क्या टाइप करना है, ओके। किसी एक बंदे ने ओके लिखा, मैं ऐसा मान लूंगा सब लिख चुके हैं, इसको खत्म करेंगे, फिर इसको चैप्टर को खत्म करेंगे। पहले ये खत्म करेंगे, फिर चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके चलिए ध्यान से सुनना। अभी तक अपन ने 3 बातें करी हैं। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट करने को कॉस्ट ऑडिट कहते हैं। ये सीमा वाला करता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। पहली बात खत्म। क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना कंपलसरी है सभी कंपनी के लिए? नहीं। जो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर दे, तो केंद्र सरकार ने किसे प्रिस्क्राइब किया है कि जिसका टर्नओवर पिछले साल 35 करोड़ 35 करोड़ और मोर हो, उसको प्रिस्क्राइब कर रखा है सरकार ने कि भाई साहब आपको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने। नहीं सर, लेकिन वो रेगुलेट, अरे यार रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड यहां दिमाग नहीं लगाना, क्या रिकॉर्ड तो मेंटेन करने दो, ऑडिट की बात आगे करेंगे। अच्छी बात सर, ठीक है चलो रिकॉर्ड्स हो गए। अब ये देखो कि रेगुलेटेड सेक्टर है क्या? सर रेगुलेटेड होता क्या है? अरे 6 प्रोडक्ट्स हैं यार, पेट्रोल पावर, टेलीकम्युनिकेशन, शुगर, फर्टिलाइजर और दवाइयां, ड्रग्स। ये 6 अगर प्रोडक्ट्स हैं तो ये सब क्या है? रेगुलेटेड है, बाकी सब नॉन रेगुलेटेड है। अगर रेगुलेटेड है और पिछले साल का टोटल कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड किसी सिंगल किसी प्रोडक्ट का 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। यही कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी, लेकिन 100 और 35 करोड़ नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए। बहुत अच्छी बात है साहब, एग्जांपल के साथ हमने समझ भी लिया साहब। अब क्या करें? देखो पर ध्यान रहे कि अगर सरकार ने भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में किसी संस्था को बोला कि यार देखो, प्रैक्टिकली सोचो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? छोटे छोटे गांव जहां तक सरकार पहुंच नहीं पाती है, ये सिर्फ अपन कहानी डिस्कस कर रहे हैं। छोटे छोटे गांव जहां तक सरकार पहुंच नहीं पाती है, सड़कों की सुविधा नहीं है, बेरोजगारी है, लोग मर रहे हैं भुखमरी से, तो वहां कंपनीज को इनवाइट करते हैं और बोलते हैं कि अपना फैक्ट्री वहां डालो। आप वहां पर फैक्ट्री डालोगे तो फिर वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, आपका माल आएगा जाएगा, तो माल आने जाने के लिए सड़कें भी आप बनवाओगे, आप इंफ्रा डेवलप कराओगे, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। आप वहां पर जब अपनी फैक्ट्री डालोगे तो 1000-1500 एम्प्लॉइज को वहां रखोगे, उनके बच्चों के लिए स्कूल खोलोगे, गांव का बच्चा भी उसमें पढ़ लेगा। यानी कि इतनी सारी जो सारे काम सोशल सर्विसेज गवर्नमेंट को करने चाहिए वो कंपनी से करवा लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड कंपनी को दूसरे हाथ में क्या मिलता है? टैक्स से छूट मिलती है। आपने इनकम टैक्स में भी पढ़ेंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो बहुत सारी छूटें हैं,
तो ये छूटें मिलती हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होने से, बराबर। और फिर बहुत सारे कंप्लायंसेस नहीं लगते हैं भाई। एक तो हम यहाँ पर इतना ऐसे पिछड़ी जगहों को हम आपको जन्नत बना के दे रहे हैं, ऊपर से आप कॉस्ट ऑडिटर बैठा रहे हो हमारे ऊपर यार। तो सरकार ने बोला भाई ठंड रख, तेरे पे नहीं बैठेगा, दुनिया पे बैठेगा भाई, तेरे पे नहीं बैठेगा। तू 1,000 करोड़ का धंधा करे यार, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है ना, तेरे को एग्जम्पशन है। तो यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई ऑपरेट कर रहा है तो फिर उसको एग्जम्पशन दे दी सरकार ने, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2 क्या है कि अगर कोई कंपनी, हमारा देश, हम जब फेमा पढ़ेंगे ना तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग होती है कि उसके पास कितनी विदेशी मुद्रा है। और विदेशी मुद्रा क्या, मोटा मोटा डॉलर सबसे ज्यादा मार्केट में सर्वग्राही मुद्रा मानी जाती है, जनरली एक्सेप्टेड करेंसी मानी जाती है, सब लोग स्वीकार करता है। तो जिसके पास जितना ज्यादा डॉलर्स का कोष होगा, फंड्स होंगे, उतनी ज्यादा वो कंपनी, वो देश स्ट्रांग होगा। अब ये सोचो कि कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है और अपने प्रोडक्शन का 75% या उससे ज्यादा माल क्या करती है, देश के बाहर भेजती है। अब जब हम माल एक्सपोर्ट करते हैं तो बिल बनाकर इंडियन करेंसी में तो देंगे नहीं, बिल बनाकर देते हैं यूएस डॉलर में। तो हम उधर माल भेजते हैं और उधर से पेमेंट आती है यूएस डॉलर में, और सरकार क्या करती है, वो यूएस डॉलर खुद रख लेती है और उसको कन्वर्ट करके इंडियन रुपये हमें दे देती है। इनडायरेक्टली सरकार को हम फॉरेन करेंसी लाकर दे रहे हैं, देश को ताकतवर बनाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, और सरकार फिर भी हम पे कॉस्ट ऑडिटर लाके बैठाएगी। सरकार ने बोला अरे भाई आप पे क्यों, आप तो देश की उन्नति में हाथ दे रहे हो, तो फिर आपको क्या करेंगे हम, आपको छूट है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, रेवेन्यू इन फॉरेक्स, यानी कि फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, अगर 75% या उससे ज्यादा अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और वहां से पैसा आ रहा है और फॉरेन करेंसी आप ला के दे रहे हो देश को, तो फिर आपके ऊपर ये नहीं लगेगा, एग्जाम्पशन आपको मिलेगी ऑडिट कराने से। तीसरी बात आती है जी कैपिटल जनरेटिंग प्लांट, कैप्टिव। भाई जैसे क्या होता है कि मान लो हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारा जो टर्नओवर जा रहा है 1,000 करोड़ का जा रहा है, जिसमें हम बिजली भी बनाते हैं और तमाम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और बिजली भी बनाते हैं और जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लो कि हम रेगुलेटेड सेक्टर में आ रहे हैं, तो 25 करोड़ के जैसे ही ऊपर चला, 1,000 करोड़ का टोटल टर्नओवर है, इसका मतलब हमें ऑडिट कराने के लिए अब देखना है कि किस प्रोडक्ट की करानी है, किसकी नहीं करानी है। तो अब मान लो बिजली का 40 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, लेकिन ये देखा कि ये बिजली हम बाजार में नहीं बेच रहे हैं, ये बिजली हम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब हमें कुछ प्रोडक्शन करना है, वो प्रोडक्शन के लिए बिजली की बहुत ज्यादा खपत होगी, और ये सारी बिजली हम बाजार की नहीं ले रहे, हम खुद पैदा कर रहे हैं और खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बिजली को हम खुद पैदा, तो सरकार कह रही है वाओ यार तुम तो हमारी बिजली भी बचा रहे हो और प्रोडक्शन भी कर रहे हो। तो सरकार ने बोला अगर कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट है, मतलब आप इंटरनल यूज कर रहे हो बिजली जनरेशन करके कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, तो फिर ये आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 3 एग्जम्पशंस हैं आपके कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कॉस्ट, कौन से रिकॉर्ड्स का कॉस्ट ऑडिट किया जाता है, कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं अगर 35 करोड़ से उससे ज्यादा है या एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है, और कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट करने के लिए क्या लिमिट्स हैं, प्रिस्क्राइब लिमिट्स हैं, तो 25, 50, 100, 35, 1 करोड़ से है। उसके बाद क्या कॉस्ट ऑडिट से कोई एग्जामिशन है, तो यस 3 एग्जामिशन है, आपको कराने की जरूरत नहीं अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो। दूसरी बात, अगर आप 75% और मोर फॉरेन से करेंसी लाकर दे रहे हो तो सरकार को खुश हो जाना चाहिए, आपको छुट्टी दे दी। और तीसरी बात क्या, अगर कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट है और इंटर डिपार्टमेंटल आप कर रहे हो, तो सरकार के लिए इससे खुशी की बात क्या होगी कि बिजली वगैरह बचाई जा रही है, या फिर आप बाजार में नहीं बेच रहे हैं तो फिर उसका नहीं, जब जिसको आप दे रहे हो ना उसकी ऑडिट हो जाएगी, तो इसके बैंक डॉक्यूमेंट्स की अपने आप ऑडिट हो जाएगी, ऐसा सरकार का मानना होगा शायद, इसलिए सरकार ने यहां पर आपको एग्जम्पशन दे दी। ओके है एग्जम्पशन, अंगूठा दे दो, आगे बढ़ेंगे।
यस, अच्छे से। अपॉइंटमेंट, अब इनका अपॉइंटमेंट कौन करने वाला है? तो अगर कंपनी में ये देखा जाएगा, कंपनी में ऑडिट कमेटी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप साथ साथ लिख रहे हैं, ऑडिट कमेटी है या ऑडिट कमेटी नहीं है। अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी? रिकमेंड करेगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे, या ठीक है। और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही रिकमेंडेशन और अपॉइंटमेंट सब यही करेंगे, एंड अपॉइंट, खत्म, अपॉइंटमेंट खत्म। साथ साथ में ऐसा मान के चल, अब इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो वो रिकमेंड करेगी, बोर्ड अकॉर्डिंगली अपॉइंट कर देंगे, और इसी के बाद आ जाते हैं अपन रिम्यूनरेशन। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर देंगे, सीधी सी बात है। रिम्यूनरेशन में भी ऑडिट कमेटी है या ऑडिट कमेटी नहीं है? अगर ऑडिट कमेटी है तो सेम एज अबव कर देते हैं, सेम एज अबव, यानी कि ऑडिट कमेटी बताएगी, रिकमेंड करेगी कितना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे। और अगर नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट फिक्स कर देंगे। लेकिन इसमें खास बात क्या है? शेयर होल्डर की अप्रूवल ले लो यार, कितना दे रहे हो। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, आप साथ साथ लिख रहे हैं, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड। बेटा क्लास में, हेलो, हाँ बोलो बेटा, क्लास में हूँ मैं, क्लास में हूँ, थोड़ी देर से लगा, कुछ काम था। क्या काम था? हाँ बोला, थोड़ी देर से लगाता हूँ, क्लास में हूँ। एक एक सेकंड यार, कॉल ले लूँ, आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे, प्लीज आप लोग इसको नोट कीजिए तब तक। हेलो, हेलो, हाँ बेटा आवाज आ रही है, बोलना क्या काम है? क्या काम है बेटा? क्या काम है? हाँ, क्या चाहिए? क्या चाहिए? ले लो ले लो जाके, मैं आपको फोटो दे दूंगा, फोन अभी भी क्लास में, हाँ 50। सॉरी 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 यार, ओके आगे बढ़े। टाइम लिमिट, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है यार, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सर। शेयर होल्डर्स की अप्रूवल दोनों केस में होगी, इधर कमिटी, हाँ हाँ दोनों केस में होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिक्स करेंगे तो पैसे कितने देने आफ्टर फिक्सेशन ऑफ ये, तो बोर्ड इसकी अप्रूवल चाहिए अपन को, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए। अब देखो टाइम लिमिट, टाइम लिमिट ऑफ अपॉइंटमेंट, कितने समय में अपॉइंट करना है? तो लॉ कहता है 180 दिनों में कर दो, विद इन, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, साथ साथ लिख रहे हैं, विद इन 180 डेज, विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द commencement commencement of financial year। बहुत अच्छी बात है जी, कर दो। कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है,
company shall inform central government company shall inform central government about its appointment within 30 days of appointment or 180 days from the commencement of फाइनेंशियल ईयर। साथ साथ लिख लो, इसमें छोटा सा एक टेक्निकल पॉइंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी कैसे होगी जी? कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 days inform central government. Time limit of completion of audit 180 days from 180 days from the end of closing financial year, end of financial year. CRA 3 में, ये CRA 2 यहाँ पर, कंपनी शैल इन्फॉर्म CG CRA 2 CRA 3 मैं इसको ना इसलिए ऐसे ले रहा हूँ क्योंकि इसमें इतना कुछ दम है नहीं, तो बस ये थोड़ा सा लिख के बस आपको खत्म करना, ये इसको खत्म करना है। चलो देखो, चलो मैं आपको 1 सेकंड देता हूँ, लिख लो अब तब तक। कोई भी एक बंदे ने भी खत्म कर दिया तो मैं ऐसा, आप अंगूठा देते ना, मैं ऐसा मान लूंगा कि एक ने किया तो सब कर सकते थे। ओके देखो, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करता है। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी। रिम्यूनरेशन जो अपॉइंट करता है वो रिम्यूनरेशन तय करता है, लेकिन शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होगी। टाइम लिमिट ऑफ अपॉइंटमेंट 180 दिनों के अंदर आप अपॉइंट करो, और अपॉइंटमेंट होने के 30 दिनों के अंदर आप केंद्र सरकार को CRA 2 के अंदर आप बता दो कि भाई साहब हमने अपॉइंट कर लिया है, या फिर विद इन 180 डेज। अब ये बात ध्यान रखना कि विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इसका मतलब
अपॉइंट भी इतने टाइम, अगर आखिरी दिन आपने अपॉइंट किया यहां पर तो उसी दिन अपॉइंट करो और उसी दिन बता दो, क्योंकि 30 दिन तक फिर इंतजार नहीं, दोनों में से जो भी पहले होगा वहां तक अपन को खत्म करना है। जैसे मान लो आपने अपॉइंटमेंट कर लिया 100 डेज में, तो प्लस 30 डेज में आपको क्या करना है, केंद्र सरकार को बता देना है। अगर आपने अपॉइंटमेंट किया 160 डेज में, तो अब आपको 30 डेज का वो नहीं मिलेगा, अब आपको विद इन 180 डेज आपको बताना है, यानी कि अब आपके पास 20 डेज बचे हैं बताने के लिए। बात समझ में आ रही है? कोई स्पीड में नहीं ले रहा हूं, बहुत छोटी सी बात है इसलिए थोड़ा स्पीड में आपको लग रहा होगा। यस, तो यहां पे क्या बोला है कि अपॉइंटमेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, अपॉइंटमेंट 180 दिन में करना है और बताना भी 180 दिन में है, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट पहले हो गया तो विद इन 30 डेज आपको बताना है। तो विच एवर इज अर्लियर, जो भी डेट पहले आ जाती है आप वो कर लो। तो अगर इसमें 30 डेज वाला पहले आ रहा है, इसमें 180 डेज वाला पहले आ रहा है, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फिल करते हैं विद इन 30 डेज और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे। अब ऑडिटर कौन है? सीमा वाला आएगा, सीमा वाला कामा नहीं, सीमा वाला आएगा। 30 डेज वाला समझ नहीं आया? अरे और किस किस को समझ नहीं आया 30 डेज? टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट खत्म करने का, ऑडिट खत्म कितने दिनों में कर देनी है आपको? तो साहब ऑडिट हमें खत्म कर देनी है, सर आपका बर्थडे आ रहा है ना 13 फेब, 13 नहीं 12, 12 फेब। अरे यार हम कहाँ थे, मैं कह रहा हूँ कि ऑडिट अगर उसने, अच्छा किस किस को ये 30 डेज वाला समझ नहीं आया? किसी एक बच्चे का डाउट है? अगर 100 डेज में अपॉइंट किया तो विद इन नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है। अरे 100, अरे वो 100 और 30 वो एग्जाम्पल था बहन, आप कहाँ चले गए? रुको मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, ये एग्जाम्पल था यार। कितने लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए? मैंने 100 वगैरह लिया तो कितने लोग को क्लियर है? कोई जवाब देगा मुझे? बर्थडे मेरा 12 फेब, उस दिन मैं इजाद हुआ था। 180 डेज, भाई आपका अपॉइंटमेंट करना है 180 दिनों में। 180 मतलब अगर 100 डेज में अपॉइंट कर लिया तो 100 इज नॉट अ प्रोविजन, 100 मैंने एग्जांपल लिया है। तो लॉ क्या कह रहा है कि विद इन 30 डेज आप केंद्र सरकार को बताओ, तो विद इन 30 डेज आप बता दो। फिर बोला है कि नॉट लेटर देन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब प्रैक्टिकली सोचो 160 डेज में आपका अपॉइंटमेंट हुआ, तो अब प्लस 30 कर दोगे आप, तो फिर ये तो लेटर देन 180 हो जाएगा ना कि सर, ये समझ आ रहा है क्या? फिर तो ये 190 हो जाएगा। तो लॉ ने क्या बोला कि 180 दिन से ज्यादा नहीं। सर पार्टी देंगे ही, पार्टी बेटा, अब यहां से कैसे पार्टी, यहां से लॉलीपॉप फेंक के मारूंगा, आप एकदम से खा जाना, यहां से च्युइंगम दूंगा आप खा जाना। च्युइंगम सबसे अच्छी मिठाई होती है, पहले आप खाओ 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 और बहुत देर तक खा लो, फिर जब उसका मीठा खत्म हो जाता है उसको निकालो, उसको ऐसे थोड़ा फैलाओ, थोड़ी सी चीनी या शहद डालो, उसको फिर से लपेटो, फिर से खा जाओ, फिर खाओ 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 खाओ, फिर उसके बाद फिर मीठा खत्म हो गया, फिर उसको खोलो फैलाओ, फिर कोलगेट जेल लो, थोड़ी सी जेल उसमें डालो, बन गई जी सेंटर फ्रेश, फिर डाल के फिर खा जाओ, खाओ खाओ। 1 रुपए की च्युइंगम, देखो कितना आपको मैंने लंबा वो रेडी हो गया चीजें, है ना। चलिए, कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट कब तक खत्म करनी है? विद इन 180 डेज। भाई आपका क्लोजिंग हो गया, 180 दिन में ऑडिट खत्म कर दो। ऑडिट खत्म हो गई, रिपोर्ट बना के कंपनी को दे दो, और आपने जो रिमार्क्स डाले हैं उनके जवाब मांग लो। विद इन 30 डेज वो जवाब दे देगी कंपनी और उठा के केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचा दो, काम खत्म। CRA 4 में उनको पहुंचा दो, CRA 3 में आपने कंपनी को रिपोर्ट बना के दी थी। अगर कंपनी कोई कॉन्ट्रावेंशन करती है तो सेक्शन 147 वाले प्रोविजन, पनिशमेंट प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। पावर्स, ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ये म्यूटेटिस म्यूटेंडिस एज इट इज ऊपर वाले एप्लीकेबल होंगे, मतलब सब सेम। बस क्वालिफिकेशन में जैसे
उधर सीए इन प्रैक्टिस था, तो यहाँ सीमा इन प्रैक्टिस होगा। म्यूटेंटिस म्यूटेंटिस ये कहता है ना कि बाकी सब चलने दो, लेकिन कुछ जगह जरूरी हो पाए चेंज करना तो कर लो, बाकी सब सेम रहेगा। सब मतलब सब। रिमूवल अगर इनको निकालना है तो यार बोर्ड ही अपॉइंट कर रहा है तो बोर्ड ही निकाल देगा, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दिया जाएगा। बात समझ में आती है? गुड इवनिंग सर, लेट टुडे। हुज लेट? अच्छा हाँ, अभी तो लेट ही बोलती हो, ठीक बोल रही हो। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कितने बच्चों को क्लियर है कॉस्ट ऑडिट? कॉस्ट ऑडिट में क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे क्या? अच्छा, आपको ये चीज देखने से समझ में आ रहा है क्या कि यहां पर कंप्लीट करने का क्या टाइम है? दिस इज इंपॉर्टेंट। टाइम लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट। दैट सेट। बाकी जो हमने पहले डिस्कस किया, पहले क्या डिस्कस किया हमने कि साहब कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन करने हैं, कॉस्ट ऑडिट कौन से रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड सेक्टर की क्या सीमाएं हैं, और उसके बाद फिर हम बात कर रहे थे एग्जम्पशंस क्या हैं। तो ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट? कॉस्ट ऑडिट सेक्शन 148। जब मॉड्यूल में देखते हैं तो देख के घबरा जाते हैं, ओ माय गॉड इतना सारा। लेकिन क्या वो इतना सारा है कि पुच्चू सा है? अरे पुच्चू सा है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग सेक्शन 138 पर, दैट इज इंटरनल ऑडिट। सेक्शन 138, दैट इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट किसको करानी होती है? इंटरनल ऑडिट जिसको मर्जी करानी हो करा लो। नहीं कुछ तो, अरे छोड़ो कुछ तो। कौन सी कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिट कराना कंपलसरी है? कंपलसरी भाई, जिसको करानी है वो करा ले, लेकिन किसको कराना ही है? तो बस यहां पे यही क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ऑडिट किसको करवाना है? नंबर 1, लिस्टेड कंपनीज। मैं सब मान के चल रहा हूं, साथ साथ लिख लेंगे। लिस्टेड कंपनीज। सेकंड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। जिसकी टर्नओवर 200 करोड़ और मोर है। जिसकी आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग्स 100 करोड़ और मोर है। एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग preceding financial year. डिपॉजिट्स 50, 150 करोड़ कितना है? 25 करोड़। साथ साथ लिख लो भाई। और इसमें भी सेम है, एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग। और ये सब क्या है? ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है। एट एनी पॉइंट सिर्फ 2 पॉइंट में जुड़ा हुआ है। नंबर 3, एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर कितना है? 200 करोड़ और मोर, और जिसका बोरिंग्स 100 करोड़ और मोर। ठीक है। हु कैन, कौन ऑडिट कर सकता है? तो सीए कर सकता है, सीमा कर सकता है,
एनी अदर प्रोफेशनल, यानी कि कोई भी जब कोई भी कर सकता है तो कौन करेगा सवाल ही नहीं पैदा होता। एनी अदर प्रोफेशनल एज बोर्ड ठीक समझता है। कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, होने दो, जब बोर्ड ने बोला है ठीक है तो वही ठीक है फिर। ठीक है, लिख लो। अब इसका क्या है, इसका कोई इलाज नहीं, इसको आपको रटना ही है। 50 करोड़, 200 करोड़, ये है पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, लोन्स, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स 100 करोड़, और डिपॉजिट्स 25 करोड़। और इन दोनों में से ये सेकंड और थर्ड पॉइंट अगर प्राइवेट कंपनी में है, मतलब वो सेम सेम है, तो आपको लिमिट याद रखनी है। अगर इतना क्लियर है तो खत्म, आपको सिर्फ एक अंगूठा देना है। इंटरनल ऑडिट का सिर्फ लिमिट पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं क्वेश्चन पूछा जाता, क्योंकि कुछ बनता ही नहीं है इंटरनल ऑडिट में। इसके अलावा क्वेश्चन बनता ही नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है। हेलो, हाँ जी यार, आज थोड़ा सा, हेलो, हाँ बोलो। अरे यार, एक तो एक एक घंटे तक हेलो करते रहते हैं लोग। चलो, लिखा क्या? CA who is not statutory auditor in the same company। अरे यार, अब ये तो वो भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है, क्या बात कर दी। किसी का कहना है, अभिलाष एक कह रहे हैं कि CA who is a statutory auditor, वो भाई तू भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है, तू स्टैट्यूटरी नहीं रहेगा। अब तू सोच ले, फीस तो ज्यादा उसमें वो भी इंटरनल इंटरनल ऑडिट कोई भी कर सकता है, बस तुम अपनी इज्जत इधर से छोड़ रहे हो तो उधर से लुट रही है, तो आपको बचाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ओके सर, ये सारी कंडीशंस एक साथ फुलफिल नहीं, इनमें से कोई भी एक, और इनमें से कोई भी एक, सारी कंडीशन फुलफिल होना जरूरी नहीं है भाई, ये अच्छा आपने सवाल किया। इनमें से कोई भी, पेड अप शेयर कैपिटल इतना है, या फिर ये इतना है, या फिर ये इतना है, तो ठीक है। अच्छा अच्छा, अब ईमानदारी से बताओ, हाँ 25, 50, 100 करोड़। वाओ नेमिका, तुमने बिल्कुल सही बताया। अच्छा एक बात बताओ, डोसा किस किस को पसंद है खाना? डोसा, डोसा आने वाला है। डोसा खाते हो क्या? डोसा पसंद है भाई तुमको? इंद्रजीत, नेमिका, डोसा पसंद है बहन? फटाफट यस और नो बोलो, डोसा पसंद है क्या भाई? अरे सवाल पूछू क्या इधर? डोसा पसंद है क्या भाई तुमको? डी फॉर डिपॉजिट्स 25 करोड़, पी फॉर पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, बी फॉर बोरोइंग्स 100 करोड़, टी फॉर टर्नओवर 200 करोड़, 200 करोड़। डोसा पसंद है क्या भाई तुमको? 100, 200 ओके है, बहुत ज्यादा। अरे वाह, तो आप ये ध्यान रखना, लिख लो बाजू में, डोसा पसंद है भाई तुमको, डोसा पसंद है भाई तुमको। डी फॉर डिपॉजिट्स, पी फॉर पेड अप शेयर कैपिटल, बी फॉर भाई, टी फॉर तुमको 25, 50, 100, 200, और इसमें टीबी। क्लियर है क्या? टी फॉर टर्नओवर, बी फॉर बोरोइंग्स, पी फॉर पेड अप शेयर कैपिटल, एंड डी फॉर आपका वो, डी फॉर आपका वो डिपॉजिट्स। डोसा पसंद है क्या भाई तुमको? एकदम से आया था। चलो, तो नहीं, मैंने लिखा हुआ था, एकदम से नहीं आया। तो क्लियर है क्या? चलिए, तो अब इस सेशन को अपन खत्म करते हैं और एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। वाला सेशन में उनको नीचे से बोल देता हूं कि वो भैया चालू कर देंगे, तो फिर अपन उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है बॉस? क्लियर है क्या? मैं आपको लिखने को दे रहा हूं, तब तक आप लिखें, तब तक आप लिख लो। हाँ संकल्प, संकल्प ऊपर किसी को भेज दो, या तुम आ जाओ ना 4 बजे।
चलो लिख लिया है, डन डन। टी ब्रेक, कितनी देर का ब्रेक चाहिए? ओके सर, चाय पी के आया। ओके 10 मिनट। तो डोसा पसंद आया तो उनको हाँ ये डोसा, डोसा सोच रहा था मैं कुछ तो बना दें इसका, 25 50 100 200 डोसा पसंद है भाई तुमको। क्लियर है? चलो 10 मिनट, 4:15 डॉट अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बॉस? चलिए 15 मिनट का टी ब्रेक आप ले लीजिए। मैं जाऊं अभी?